राजस्थान के दक्षिणी भूभाग मेवाड़ अंचल का यह खूबसूरत सा शहर उदयपुर आपकी मेज़बानी करते हुए स्वयं को हर्षित, आनंदित, अभिभूत महसूस कर रहा है। कल से आपकी मेज़बानी का अवसर मिला, इसके लिए आभार व्यक्त करता है। दोनों माननीय उपराष्ट्रपति महोदय पधार चुके हैं। राष्ट्रगान। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अतिथि देवो भव। आतिथ्य सत्कार न केवल हमारी परंपरा है, बल्कि अतिथियों का स्वागत करते हुए हम हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अभिभूत होते हैं। हम माननीय अतिथियों का स्वागत हृदय के अंतःकरण से
व सृजन और परोपकार के प्रति खुशहाल भविष्य को अपने में समेटे नन्हे पौधों को भेंट करके कर रहे हैं। सर्वप्रथम विनम्र अनुरोध है माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी से कि आप समारोह के मुख्य अतिथि श्री जगदीप धनखड़ जी माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। आपसे पुनः अनुरोध, कृपया माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज जी मिश्र को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। आपसे पुनः अनुरोध, कृपया माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री संयम लोढ़ा जी, सचिव सीपीए राजस्थान शाखा से विनम्र आग्रह, कृपया माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री सतीश महाना जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। आपसे पुनः विनम्र आग्रह, कृपया राष्ट्रमंडल संसदीय संघ मुख्यालय के माननीय चेयरपर्सन श्री इयान लिडेल ग्रेंगर जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद माननीय श्री संयम लोढ़ा जी का। अब संबोधन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आग्रह है माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी से कि आप अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सीपीए इंडिया रीजन के 9वें इस सम्मेलन के समापन समारोह में हमारे बीच में भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कलराज जी मिश्र साहब, सीपीए की कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन श्री इयान लिडेल ग्रेंजन जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, सीपीए राजस्थान जोन के सेक्रेटरी संयम लोढ़ा जी, सेक्रेटरी जनरल पीठासीन अधिकारीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, डिप्टी स्पीकरगण, गणमान्य अतिथि भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम माननीय उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सम्मेलन के समापन समारोह में आने में स्वीकृति दी।
उनका व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन उनकी संसदीय लोकतंत्र पे अति विश्वास और जिन्होंने राजस्थान की राज्य विधानसभा से लेकर लोकसभा में भी संसदीय मंत्री के रूप में हमेशा उनका लोकतंत्र के प्रति अति विश्वास है। हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, जिनका पूरा सामाजिक राजनीतिक जीवन मानव केंद्रित रहा है, जो सभी विधान मंडलों के और सभी विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सभी सदनों के सदस्य रहे और जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा। हमें बहुत खुशी है कि 2 दिन के इस सम्मेलन के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में हमारे पीठासीन अधिकारीगण, विधानसभा, विधान परिषद के सभी माननीय पीठासीन अधिकारीगण, उपसभापति और राज्यसभा, लोकसभा के माननीय सांसदगण ने अपने विचारों को व्यक्त किया। सभी विधानमंडल के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी विधानसभा की अच्छी परंपराएं, परिपाटियां, नए नवाचार के अनुभव साझे किए। हमारे माननीय सांसदगणों ने अपने अनुभव के आधार पर हम किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बना सकते हैं, जवाबदेही बना सकते हैं, प्रशासन में पारदर्शिता ला सकते हैं, जवाबदेही ला सकते हैं, उसके लिए भी विचार रखें। सीपीए भारत जोन जो हमेशा समय समय पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर परस्पर अपने अपने अनुभव, विचार, नवाचार और उसके साथ साथ एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में संसदीय परंपराओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान और किस तरीके से इन विधान मंडलों को हम जनता से सीधा संवाद से जोड़ें, इन विधान मंडलों की जनता से सक्रिय भागीदारी हो, इन विधान मंडलों के बारे में संपूर्ण देश की जनता, नौजवानों को जानकारी हो, इसके लिए सीपीए लगातार कार्यक्रम करता रहता है। सीपीए के विधान में भी राज्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दूसरे देशों के संसदीय परंपराओं, बेस्ट प्रैक्टिसेज, उनकी परंपराओं को साझा करने का भी कार्यक्रम होता है। उसके साथ साथ सीपीए के समय समय पर सभी सीपीए देशों के सदस्यगण, जिसमें विशेष रूप से सीपीए के अंदर राज्यों के विधान मंडल के पीठासीन अधिकारी गण भी होते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां के सम्मेलनों में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और किस तरीके से हम
इस संस्था के उद्देश्यों को लेकर लोकतंत्र को और सशक्त कर सकें, इसके लिए समय समय पर चर्चा और संवाद चलती है। इस 2 दिन के अधिवेशन के अंदर डिजिटल के माध्यम से सुशासन स्थापित करना और डिजिटल के माध्यम से इन संस्थाओं को जवाबदेही बनाना, उस पर कई माननीय विधानमंडल के सदस्यों ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। मुझे पता है कि उनका एक लंबा अनुभव अपने राजनीतिक जीवन में रहा है और उनके अनुभव का लाभ उस राज्य की विधान परिषद, विधानसभा को तो मिल ही रहा है, लेकिन उनका अनुभव देश के संसदीय लोकतंत्र को भी मिल रहा है। और इसीलिए इन विचारों के आदान प्रदानों से, नवाचारों से, बेस्ट प्रैक्टिस से, चर्चा संवाद से ही हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव भी किया है और देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में एक विश्व के मार्गदर्शन भूमिका के रूप में भी स्थापित किया है। और इसीलिए बदलती परिस्थितियों में जब टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, और इसीलिए भारत की अधिकतम विधानसभा अभी पेपरलेस विधानसभा हो चुकी है और अधिकतम विधानसभाओं में अपने कार्यक्रम में उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन इस चर्चा संवाद के बाद हमारे विधान मंडल इस डिजिटल माध्यम से जनता की पहुंच तक पहुंचने के निर्णायक कारगर साबित होंगे। आने वाले समय में हमारी योजना है कि राज्य के विधानसभाओं के अंदर जो भी कार्रवाई होती है, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट चर्चा होती है, माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं, अभावों, कठिनाइयों को विधानसभा में उठाते हैं। प्रश्नकाल और अन्य उस विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत जो सवाल उठाते हैं, जो कानून बनाने का काम होता है, उसकी पहुंच जनता तक पहुंचाएं। मुझे आज भी मैं कह सकता हूं, जो कानून चाहे राज्य में बनते हो, चाहे कानून केंद्रीय विधान मंडलों में बनते हो, उस कानून बनने के बाद वर्षों तक आम जनता को जानकारी नहीं होती कि हम जनता के लिए कानून बनाते हैं, जनता के कल्याण के लिए कानून बनाते हैं, जनता को अधिकार देने के लिए कानून बनाते हैं और एक पारदर्शिता शासन व्यवस्था लाने के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन जिनके लिए कानून बनाते हैं, उनकी सारी डिबेट चर्चा होने के बाद भी जो उस कानून से प्रभावित है, उनको भी कानून की जानकारी नहीं होती। और कई बार तो कानून बनने के बाद सालों तक रूल्स न बनना, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसीलिए हमने लोकसभा में फैसला किया है और राज्य विधानसभाओं से मेरा आग्रह है कि जो कानून पारित लोकसभा या राज्य विधानसभा में हुए, वह कानून पारित होने के बाद उसके रूल्स तय सीमा में बने और उन रूल्स को बनने के बाद वह सदनों के अंदर टेबल हो, ताकि कानून और रूल्स की सारी जानकारी आम जनता को मिल सके। और यह माध्यम होगा डिजिटल के कारण।
और इसीलिए हमारी संस्था जितनी डिजिटल का प्रयोग करेगी, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगी, हम उतना ही जनता की पहुंच तक नजदीक पहुंच जाएंगे। और इस भारत के अंदर मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस डिजिटल के माध्यम से गांव तक एक क्रांति लाने का काम किया। आज देश के अधिकतम गांव में फाइबर केबल पहुंच चुकी है। गांव ढाणी में बैठा आम आदमी देश प्रदेश विश्व की घटनाओं की जानकारी रख सकता है। हमारी पहुंच उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी है। और इसीलिए जब हमारी विधानसभा डिजिटल का उपयोग करने लगेगी, हमारे चुने हुए माननीय विधायकगण जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जो सवाल उठाए, उनकी पहुंच जनता तक पहुंचने लगेगी, तो शासन में पारदर्शिता जवाब दे आएगी। और इसीलिए इस डिजिटल के कारण, इस डीबीटी के कारण एक पारदर्शी शासन और पारदर्शिता, आर्थिक सुरक्षिता लाने का काम भी भारत में हुआ है। आज हम जिस करप्शन की बात करते हैं, उस करप्शन के रोकने में भी टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है। जहां जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, वहां करप्शन कम होता चला गया। और इसीलिए आम आदमी तक सरल सुलभ तरीके से पहुंचने में तकनीकी का महत्वपूर्ण उपयोग है। और इस भारत में हम सब ये देख रहे हैं, ये परिवर्तन का युग है। हम उन विकसित देशों से भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमसे पहले टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन मेरा विश्वास है, आने वाले समय में हम इस सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग सकारात्मक दिशा के अंदर विधान मंडलों, विधानसभाएं और केंद्रीय विधान मंडलों में भी करेंगे। और जो चर्चा संवाद हुआ है, जो 2 दिन तक आपके विचार विमर्श आए हैं, उन विचार विमर्शों के निर्णयों को लेकर हम आने वाले समय के अंदर, इस 1 वर्ष के अंदर, हम जब उन विधान मंडलों में इन सारी डिजिटल तकनीकी का उपयोग करेंगे, उसके बाद हर साल समीक्षा करेंगे कि हमने जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्य तक हम पहुंचे नहीं पहुंचे। दूसरा विषय जो महत्वपूर्ण है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बनाना। निश्चित रूप से जब संविधान बना था, संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अंदर एक ऐसा संविधान बनाया जो आज मार्गदर्शक की भूमिका है। केवल 140 करोड़ जनता के लिए नहीं, आज विश्व में जहां कहीं भी संविधान बनता है, तो संविधान के अंदर जब चर्चा संवाद उस देश में होती है, तो भारत के संविधान की चर्चा संवाद की जरूर चर्चा होती। हम आजादी के बाद हमने भी कई देशों से महत्वपूर्ण सुझाव लिए, लेकिन आज दुनिया के लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान के आधार पर, जिसमें व्यक्ति के अधिकार से लेकर, समानता के अधिकार से लेकर, न्याय के अधिकार से लेकर, मतदान के अधिकार से लेकर, एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में खड़ी की है जहां जनता का शासन और जनता के द्वारा शासित शासन है, जहां पर पारदर्शिता चुनाव में है, जहां सत्ता का हस्तांतरण सहज रूप से हो सकता है। यह हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे विधान मंडल हैं, जो केंद्रीय विधान मंडल हैं, उस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर कहीं न कहीं हमारे सदनों की गरिमा, गिरती गरिमा हमारे लिए चिंता का विषय। और इस गिरती गरिमा को, इसकी मर्यादा को, इसकी गरिमा को बनाने का काम कौन करेगा?
जो सदन में बैठे जनप्रतिनिधि उसकी जिम्मेदारी है, जनता ने जिस मनोभाव से उनको चुनकर भेजा है उनकी जिम्मेदारी है कि वह सदनों के अंदर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, कठिनाइयां, उनके विचारों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं, हर विषय पर डिबेट करे, चर्चा करे, कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी हो, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का संवाद सीधा जनता से रहता है। और जो कहते हैं ना कि जमीन का फीडबैक अगर असली आएगा तो जनप्रतिनिधि से आएगा, और इसीलिए हमारे जनप्रतिनिधि हर तरीके से सक्षम होना चाहिए। और इसलिए समय समय पर हम जनप्रतिनिधियों के लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं, उनकी क्षमता निर्माण का काम करते हैं, जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन करते हैं ताकि वे एक राज्य से दूसरे राज्य के जनप्रतिनिधियों के विचारों, बेस्ट प्रैक्टिसेजों का अनुभव कर सके। और ये सीपीए का सम्मेलन भी इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों के संवाद और चर्चा के माध्यम से हर जनप्रतिनिधि अपने आप नए नवाचार कर वहां के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए किस तरीके बेहतरीन काम कर सकता है, इसके लिए समय समय पर यह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि यह बहुत गंभीर चिंतन का विषय है कि भारत आज दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ भारत है। आज आर्थिक हो, सामाजिक हो, दुनिया की कोई चुनौती हो, उस सारी दुनिया की चुनौतियों का समाधान का रास्ता भारत निकाल रहा है। और आने वाली भविष्य की चुनौतियों की चिंता करने, उसके समाधान का रास्ता भी भारत से निकल रहा है। उस समय हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे जनप्रतिनिधि जब सदनों में चर्चा करें, संवाद करें, तो वर्तमान चुनौतियों पर भी चर्चा करें और भविष्य की 25 साल की भविष्य की कार्य योजना के माध्यम से हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं उसकी चर्चा, संवाद भी हमारे सदनों में होना चाहिए। लेकिन हमारे सदनों के अंदर गतिरोध पैदा करना, सदनों को न चलना, नियोजित तरीके से सदनों का गतिरोध पैदा करना, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यह बात कहता हूं और मुझे आशा है एक दिन समय आएगा, हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं, तो देर नहीं, जब सदनों में गतिरोध न होगा। हर दिन, हर क्षण भारत की जनता का एक एक रुपए का उपयोग चर्चा, संवाद के माध्यम से होगा, बेहतर कानून बनाने के लिए होगा, हर चुनौतियों का समाधान सदनों के माध्यम से निकलेगा और हम जनता के एक अंतिम व्यक्ति के, जनता के कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए ये सदन आज भी महत्वपूर्ण है। इन सदनों को और सार्थक बनाने के लिए हम काम करेंगे और मेरा विश्वास है जितनी जनप्रतिनिधियों में क्षमता निर्माण होगी, जितनी उनकी सदनों में सक्रिय भागीदारी होगी, उतना ही जल्दी भारत समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आजादी के 100 साल जब हों तो दुनिया में विकसित भारत बने, हर चुनौतियों का समाधान भारत से हो और हम दुनिया के अंदर आज डेमोक्रेसी के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत डाइवर्सिटी के ताकत हमारे पास है, आज हमारे पास नौजवानों की ताकत हमारे पास है, उनकी बौद्धिक क्षमता, नवाचार की ताकत हमारी है। भारत एक युवा देश है और इसलिए हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में हमारे जनप्रति विशेष रूप से भूमिका निभाए। मैं पुनः माननीय उपराष्ट्रपति जी का, राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का, जिन्होंने इस सम्मेलन को आयोजित किया और एक बेहतरीन आयोजन किया
और एक लंबी चर्चा संवाद यहाँ पर हुई। मुझे आशा है जो 2 दिन तक चर्चा संवाद हुआ है इसको हम लेकर आगे चलेंगे। जब हमारा अगला CPA सम्मेलन होगा तब हम समीक्षा करेंगे कि जिन लक्ष्यों को लेकर हम चले थे उन लक्ष्यों की पहुंच कहाँ तक पहुंच पाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष लोकसभा। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन में हमारे मध्य हैं। आपके सार्वजनिक जीवन के विशाल अनुभव के साथ ही विराट व्यक्तित्व को सादर नमन करते हुए आपसे अति विनम्र अनुरोध है कि अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित इस नवे भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित हमारे देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ मुख्यालय लंदन के अध्यक्ष श्रीयान ग्रेजर जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और इस आयोजन के मेजबान डॉक्टर CP जोशी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, CPA के सचिव श्री संयम लोढ़ा जी, अन्य यहाँ देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे स्पीकरगण, डिप्टी स्पीकरगण, अन्य सभी हमारे सांसदगण, अन्य विधायकगण, सभी सम्मानित महानुभाव, मेरे मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं संवैधानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस महती आयोजन के लिए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने संवैधानिक सशक्तिकरण से जुड़े इस तरह के आयोजन की यह महत्वपूर्ण पहल की है। 2 दिन से यह सम्मेलन चल रहा है। संसदीय लोकतंत्र के सशक्तिकरण के दृष्टि से क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो भविष्य में व्यवहार में लाने के दृष्टि से प्रयत्न किया जाए, कानून बनाकर भी एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए जिसे जन सामान्य अनुभव कर सके कि मेरे कल्याण की दृष्टि से ये सारी चीजें की गई हैं और सदन के अंदर किस प्रकार का आचरण व्यवहार हो, अपने बातों को किस ढंग से रख सकें, अपने आचरण की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, शब्दों का चयन किस ढंग से हम करें ताकि सदन की गरिमा बनी रहे, इन सारे विषयों पर 2 दिन आप लोगों ने मंथन किया है, विचार किया है और निश्चित रूप से निष्कर्ष रूप में जो चीज निकलेगी उसको अपने अपने प्रदेश के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से, विधानमंडल के हिसाब से उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, यह प्रयास किया जाएगा। आदरणीय ओम बिरला जी ने इस संबंध में अभी अपने समापन भाषण में बड़े ही व्यवस्थित तौर पर बातों को रखा है। जो गरिमा का अवमूल्यन हो रहा है वो अवमूल्यन कैसे समाप्त हो, इस दिशा में उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। ये बात सही है कि अवमूल्यन नहीं होना चाहिए, इसको कैसे ठीक किया जाए चिंता करनी चाहिए। इस बात के लिए उनकी, हमारे डॉक्टर CP जोशी जी की सराहना करता हूं कि राजस्थान में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की गतिविधियों को
उन्होंने अपने स्तर पर गतिमान ही नहीं किया हुआ है, बल्कि विविध विषयों की जीवंतता में इस तरह के संसदीय आयोजनों की परंपरा का राजस्थान में सूत्रपात किया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विश्व का महत्वपूर्ण संगठन है। संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को कायम रखने, लोकतंत्र को सशक्त करने और सुशासन के साथ मानवाधिकारों के समर्थन की दृष्टि से भी इसका अपना महत्व है। भारत चूंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसलिए यहाँ की संसदीय संस्थाओं की मजबूती की दृष्टि से भी इस संगठन की अहम भूमिका मैं अनुभव करता हूं। यहाँ उदयपुर में जो सीपीए का आयोजन हुआ है, उसे मैं इस रूप में बहुत विशिष्ट मानता हूं कि इसमें समसामयिक संदर्भों में लोकतंत्र और इससे जुड़ी संस्थाओं के संदर्भ में विमर्श हुआ है। डिजिटल युग में लोकतंत्र एवं सुशासन के सशक्तिकरण विषय पर मंथन के साथ ही प्लेनरी सत्र में संवैधानिक संस्थानों के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्र के सशक्तिकरण में यह विमर्श लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भविष्य के लिए बहुत उपादेयी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यह समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। यह सच है कि तकनीकी ने बहुत सारी जटिलताओं को आसान किया है, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य में लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाले खतरों पर भी निरंतर चर्चाएं हो रही हैं। पर मैं ये मानता हूं कि तकनीक साधन है, साध्य नहीं है। इसी रूप में यदि इसका उपयोग संवैधानिक संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है तो इसके नकारात्मक परिणामों से बचा जा सकता है। संवैधानिक संस्थाओं में विधायी कार्यों के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर हैं। ई गवर्नेंस के लिए आज अपरिहार्य है। सदन में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनका समयबद्ध जवाब प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बहुत आवश्यक है। यह सुखद है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने देश भर में इसकी पहल की। इसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेशों द्वारा भी इस संबंध में निरंतर कार्य किया गया है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना से बात कर रहा था। उन्होंने जिस ढंग से डिजिटल हिसाब से विधानसभा का संचालन, विधानसभा के प्रक्रियाओं को उसके अंतर्गत रखते हुए, सन्निहित करते हुए जिस ढंग से वो काम किए हैं, निश्चित रूप से उसको देखना भी चाहिए और सबके लिए अनुकरणीय है। मैं इस दिशा में उनकी प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है इस समय लगभग सभी सदनों में इस तरह की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। सदस्यों द्वारा ऑनलाइन प्रश्न भेजने और सदनों के जरिए कार्यपालिका स्तर पर उन्हें प्राप्त करने की जो व्यवस्था है, उससे दो स्तरों पर लाभ हुआ है। पहला यह कि कार्यपालिका द्वारा संसदीय प्रश्नों का जवाब समयबद्ध किया जाना, इससे सुनिश्चित हुआ है। तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों को भी अपने पूछे प्रश्नों का रिकॉर्ड रखने में आसानी हुई है। एक बड़ा फायदा इस डिजिटल प्रणाली का यह भी हुआ है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तो वे जनता के लिए रखी अपनी आवाज और उस पर हुई कार्यपालिका की कार्रवाई को संदर्भ सहित उन्हें इसके जरिए बता सकते हैं। लोक के प्रति जवाबदेही की यह डिजिटल व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के साथ ही देश के विकास का भी बहुत बड़ा आधार है। संसद और राज्यसभा के साथ ही इधर विधानसभाओं में भी सदन की लगभग समस्त कार्रवाई ऑनलाइन किए जाने की पहल हुई है। इसका बड़ा लाभ
यह भी हुआ है कि सदन की कार्रवाई और सदस्यों द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य त्वरित वेबसाइट पर आ जाता है। संसदीय कार्रवाई और सदन से जुड़ी समितियों, उप समितियों की कार्रवाई के ऑनलाइन होने से संवैधानिक संस्थाएं पेपरलेस ही नहीं हुई हैं, बल्कि इससे विधायी कार्यों के रिकॉर्ड साधारण में भी बहुत मदद मिली है। मैं मानता हूं कि ऑटोमेशन से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती ही नहीं मिली है, बल्कि संवेदनशील और पारदर्शी सुशासन भी इससे बहुत से स्तरों पर सुनिश्चित हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचे की बात करते हुए डिजिटल इंडिया के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मैं समझता हूं इससे संसदीय संस्थाओं के ऑटोमेशन और ई सुदृढ़ीकरण की राहें और आसान होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत देश में भाषा अनुवाद मंच भाषणी तैयार करने की बात अभी की है। यह बहुत सुखद है। अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति को मजबूत करने की दृष्टि से इसमें मैं भविष्य का उजास मानता हूं। संसद और राज्यसभा देश भर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अलग अलग भाषाई लोग अपनी बात जब यहां रखते हैं तो यह जो भाषा अनुवाद मंच भाषणी तैयार हो रहा है बहुत अधिक काम आएगा। संवैधानिक संस्थाओं में सदस्यों की भाषाई निकटता से परस्पर सद्भाव और सौहार्द बढ़ाने की दिशा में भी इससे मदद मिलेगी। याद रखें, किसी भी राष्ट्र के नीतिगत, आर्थिक विकास और राजनीतिक निर्णयों की प्रमुख केंद्र वहां की संवैधानिक संस्थाएं ही होती हैं। वहां पर कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। सदन में चुनकर आए जनप्रतिनिधियों की सामूहिक सहमति से वहां निर्णय होता है। यह बात ठीक है कि बहुमत वाला दल यहां निर्णय लेने में प्रधान होता है, परंतु राष्ट्रहित पर कोई बात आती है तो देश के विकास से जुड़े किसी भी मुद्दे पर गलत निर्णय हो रहा है या संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसका विरोध भी झेलना पड़ता है, इसलिए कि सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा संविधान से बधी होती है। संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है, उसकी पालना में मनमानी नहीं की जा सकती। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ पर भले ही बहुमत हो, परंतु संविधान किसी को भी मनमानी नहीं करने देता। लोकतंत्र तो मजबूत ही हमारे इन संवैधानिक संस्थाओं की उन व्यवस्थाओं से होता है जिसमें नागरिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के भावों को सर्वोपरि रखते हुए किसी एक के हित में नहीं बल्कि व्यापक जनहित में निर्णय लेने के लिए कार्य किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं और विधान परिषद संस्थाएं पवित्र मंदिर हैं। इन संस्थाओं की बड़ी भूमिका इस रूप में ही है। यहां जनप्रतिनिधि चुनी हुई सरकारों के जरिए नागरिकों की सुरक्षा, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य व यथोचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य करते हैं। इससे राष्ट्र आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों और उनके कर्तव्यों का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इनकी मर्यादा में रहकर ही सबको कार्य करना होता है। कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के जरिए जब कोई कामकाज होता है तो उसमें देरी होती है। यह सच है। किसी कानून को लागू करने के लिए, विधायी कार्य निपटाने के लिए या जनहित के किसी बड़े निर्णय के अंतर्गत संसदीय प्रक्रियाओं की पालना जब संविधान के अंतर्गत करनी होती है तो उसमें देरी होती है। परंतु लोकतंत्र की बुनियादी भावना की पालना इसी से होती है। मैं ये मानता हूं कि जनहित से जुड़े किसी कार्य के लिए कुछ समय के लिए देरी या परेशानियां भले ही हो, परंतु इस प्रक्रिया में जो निर्णय होता है उसमें अनेक लोगों से राय विचार का अवसर मिल जाता है।
मेरे अपने इसके बहुत से अनुभव हैं, इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में कोई बड़ा निर्णय बहुत सोच विचारते हुए और उसके भविष्य के परिणामों की समझ रखकर करना होता है। मैं चूंकि संवैधानिक प्रमुख के रूप में राजस्थान के राज्यपाल के पद पर हूं, तो यह भी अनुभूत किया है कि कई बार राज्य सरकार से जुड़े किसी मुद्दे को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, तब यह अपेक्षा की जाती है कि त्वरित उसका अनुमोदन मिल जाए, पर सामान्य मामलों को छोड़ दें तो किसी बड़े निर्णय पर बहुत सोच विचार कर कार्य करना पड़ता है। राज्यपाल का पद राज्य के संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में है। राज्य के संघीय ढांचे को मजबूत करने की वह सशक्त कड़ी है, इसीलिए उसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। विधानसभा में पारित होने वाले विधेयकों को वैधानिकता और संसदीय मर्यादा पर भी उसे सूक्ष्म नजर रखनी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज की दृष्टि से इस पद की अपनी मर्यादा है, इसलिए उसकी पालना भी जरूरी है। इसलिए कभी किसी निर्णय में सोच समझकर निर्णय करने के लिए देरी होती है तो उसका अपना संसदीय महत्व और निहितार्थ होता है। कई बार जब कोई विधेयक विधि सम्मत नहीं लगा तो उसमें कुछ कानूनी खामियां लगी हैं, उसका व्यापक जन विरोध मैंने देखा है, तो पुनर्विचार के लिए उसे मैंने वापस लौटाया है और लौटाना भी चाहिए। लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। संवैधानिक संस्थाओं में इसी से आम जन का विश्वास कायम होता है। संसदीय संस्थाओं का प्रमुख काम ही यही होता है कि कोई गलत फैसला नहीं हो। मैं यह भी मानता हूं कि यदि राज्यपाल जैसी संवैधानिक संस्थाएं नहीं हो तो लोकतांत्रिक स्वरूप में चुनकर आई सरकारें कई बार मनमानी करने से भी नहीं चूकती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में संसदीय संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले शीर्ष संवैधानिक पदों का औचित्य और महत्व है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने सभी संवैधानिक संस्थाओं के सदस्य के रूप में काम किया है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा हूं। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में मेरी गहरी आस्था प्रारंभ से ही रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों का सर्वोच्च कर्तव्य यही है कि जन विश्वास पर खरा उतरते उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाए। सदन में सदस्य स्वस्थ परंपराओं के साथ राजनीतिक शुचिता को सदा बनाए रखें। सदन निरर्थक बहस और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का स्थान नहीं है। यह वह स्थान है जहां पर जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर नियम कानून बनाने के लिए कार्य किया जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है, यतो धर्मस् ततो जयः, अर्थात जहां धर्म का पालन होता है वहीं विजय होती है। यह महाभारत का वाक्य है और उसमें बार बार कहा है। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका ध्येय वाक्य भी यही है। संसदीय प्रणाली में कार्य करने वाले सभी लोगों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि अपने लोकतांत्रिक धर्म की मर्यादा बनाए रखें। लोकतंत्र में जो आम जन के हित में है, जिससे अधिकाधिक लोगों के भले के लिए कार्य हो वही धर्म है। उसकी मर्यादा के लिए मिलकर कार्य होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र की हमारी प्रणाली के बारे में ठीक ही कहा था कि यह अकेली ऐसी प्रणाली है जो न्यायपालिका, विधि विधान, सिविल विधि और आपराधिक विधि कार्यपालिका के सभी मामलों में क्षेत्राधिकार रखती है और उसे आकार प्रदान करती है। देश की एकता अखंडता को यही प्रणाली मजबूती प्रदान करती है। उनके कहे में अपने शब्द जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि संसद और विधान मंडलों के संवैधानिक पदाधिकारी और सदस्य जनता के सही मायने में यह प्रतिनिधि होते हैं जो बृहद और व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जनता के हितों को सुनिश्चित करते हैं। याद रखें, जो कुछ संसदीय व्यवस्था के रूप में हम आचरण करते हैं वह बाद में इतिहास में दर्ज होता है। इसलिए सभी यह प्रयास करें
कि संविधान की गरिमा और आदर्श को स्थापित करते हुए राष्ट्र हित में कार्य हो। मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इस नवे भारत क्षेत्र सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और इस आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर सीपी जोशी को बधाई देते हुए उनकी सराहना करता हूं। मैं ये मानता हूं कि सीपीए के इस आयोजन से संसदीय लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ ही राष्ट्र विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर विचार की नई राहों का निर्माण हुआ है। भविष्य के लिए यह राहें हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे डॉक्टर जोशी जी ने यहाँ आमंत्रित किया और आमंत्रित करके मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग सभी प्रदेशों से यहाँ उपस्थित हुए और 2 दिन यहाँ रहे और यहाँ व्यवस्थित तौर पर आपस में विचार विमर्श करते हुए अपना कार्य किया है। इसके लिए आप लोगों के प्रति भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। अब संबोधन की कड़ी को कुछ समय के लिए विराम देते हुए सीपीए राजस्थान शाखा के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की छोटी सी झलक का चलचित्र आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। संपूर्ण राजस्थान और राजस्थान के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की विधानसभा की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की विषय है कि आजादी के बाद राजस्थान विधानसभा को यह सौभाग्य मिला है कि राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हम सदन में सुन सकें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सभी के साथ आज यहाँ लोकतंत्र को सशक्त करने से जुड़े इस पवित्र और गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। सभी को नमस्कार। माणो, सम्मानो और बलिदान सूरज राजस्थान की धोरारी धत्तीरा निवासियों ना घणी शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि अमृत महोत्सव के अवसर पर 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में आयोजित हो रहा है और मुझे आप सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। प्रसन्नता इस बात की भी है कि मैं प्रिविलेज हूँ कि आज देश में 2 संस्थाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सभाओं के जो चेयरपर्सन हैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, दोनों इस सदन के सदस्य भी रहे हैं और आज दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक देश है उसकी 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। हरबंस जी, आपका भी स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता वो विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और हमारा लंबा अनुभव है इन दोनों का राजस्थान की विधानसभा में कंट्रीब्यूट करने का। मुझे खुशी है कि पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन जयपुर में हो रहा है और मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछली बार भी जब मैं सरकार में था तब भी पीठासीन अधिकारियों का यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया। देश की जनता विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की कार्रवाई को देखती है, उनके मन चिंतन में एक अच्छा प्रभाव पड़े, उनके विचारों में जो हमारी संस्थाएं हैं उनके प्रति अच्छी प्रभावशालीता पड़े, उसकी गरिमा उनको नजर आए, ताकि लोगों का, जनता का और विश्वास, भरोसा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति बढ़े। Indeed a privilege and an honor to inaugurate this 83rd conference
of All India presiding officers in the Pink City after a decade. And this is in Amratka. सबसे पहले तो मैं जोशी साहब आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि मुझे भी इस हाउस में इतने वर्षों तक रहने का मौका मिला, लेकिन जो पूर्व विधायक होता था वो बाहर से ही इस सदन को देखता था। ये पहली बार मौका है कि उन पूर्व विधायकों को भी इसी हाउस में बैठ करके कार्यक्रम में शरीक, और ये वास्तव में आपने इन विभिन्न सीपीए के कार्यक्रम के माध्यम से एक नया रास्ता तय किया है, वो निश्चित रूप से आगे आने वाले लोकतंत्र को बहुत मजबूती देगा और हम सब लोगों को भी ये सोचने के लिए मजबूर करेगा कि इस पवित्र सदन का उपयोग किस किस तरीके से देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। मेरे लिए राजस्थानी होने के नाते, पूर्व विधायक होने के नाते और पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने के नाते यहाँ पर आना एक ऐसा अवसर है जो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में राज्यपाल और विधायकों का क्लिष्ट कर्तव्य है। जिनको लोकसभा का अनुभव है, वहां की संसदीय परंपरा, नियम प्रक्रिया का अनुभव है, उन सबका लाभ निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा को मिलेगा। आज विषय जो विचारार्थ और उसके बाद जो निष्कर्ष के रूप में निकलेगा उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, बड़ा ही गंभीर और बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं इससे कह सकता हूं कि अध्यक्ष जी को जो जिम्मेदारी प्रदान की गई है, उस जिम्मेदारी के निर्वहन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं और किसी प्रकार की उदासीनता नहीं बरतते हैं। इसलिए अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से अपनी एक ऐसी स्थिति का निर्माण करके इन्होंने दर्शाया है, सबको लगने लगा है कि समुचित तौर पर सदन को कोई चला सकता है तो डॉक्टर जोशी चला सकते हैं। इसलिए भी इनको मैं बधाई देता हूं। अब यही से शुरुआत होती है जो बहस का मुद्दा इस समय चला है कि अध्यक्ष को जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन अध्यक्ष किसी न किसी पार्टी का सदस्य होता है। एमएलए विधायक चुन लिया जाता है, विधायक चुन लिए जाने के पश्चात फिर जब उसको अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो बहुत सारे लोगों ने तो अपने व्यवहार से, आचरण से, निष्पक्षता से बड़ा उचित निर्णय लिया। धन्यवाद। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है और ये दूसरी बार आया है राजस्थान विधानसभा में। राज्यपाल बनने के पश्चात डॉक्टर सीपी जोशी जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया और अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद मैं डॉक्टर सीपी जोशी का आभारी हूँ। श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, उनसे मेरा लंबा नाता रहा है। श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने बहुत समय इनसे चर्चा कर बिताया भी है और मुझे हर बार महसूस हुआ कि मैं कुछ न कुछ इनके व्यवहार और आचरण से लेकर जा रहा हूँ।
अब संबोधन की कड़ी को पुनः जोड़ते हैं। हम अभिभूत हैं, हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं कि आज के इस समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य श्री जगदीप धनखड़ जी अपना स्नेहिल सानिध्य हमें प्रदान कर रहे हैं। आपके विशाल, विराट, विनम्र व हृदय स्पर्शी व्यक्तित्व को सादर नमन करते हुए आपसे अनुरोध। नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर स्टेट ऑफ राजस्थान, परम आदरणीय श्री कलराज मिश्रा जी, his presence here has been one of enlightenment. In the largest democracy on earth, home to 1/6 of humanity, there are not many who can match his experience, exposure, and contribution. He has had the occasion to be in both houses of parliament and in Uttar Pradesh Assembly and Council. On the executive side, he has contributed as a senior minister in Uttar Pradesh and central government. He has held positions in organization of great significance. His holding position of Governor State of Rajasthan is an honor not to him but to the chair he occupies. We are grateful, sir, for your enlightened wisdom. You have in great detail given out the entire scenario, and I am sure you have given us enough food for thought. You will guide us, motivate us, and inspire us. We wish you many years of good health and public life working. Shri Om Birla, Honorable Speaker Lok Sabha, it's a unique and rare honor when you become Speaker of the largest democracy on the planet and mother of democracy. But over the years, in spite of political bickerings, Shri Om Birla has found place in the heart of parliamentarians. He devised innovative mechanism to ensure every member of parliament takes to the floor. Where there have been occasions, toughness was called for, Shri Om Birla ji took recourse to persuasive mechanism only. He has contributed at a global level also. He has visited several countries, and it was heartening for me as Vice President to know that some of the global leaders reflected about him in a very, very glowing manner. His presence here and his being part of the system is a boon to us. His age is on his side. His vision, his execution, I have seen as Chairman Rajya Sabha. A man of simple habits, but very effective and firm when it comes to changing the mechanism. And that is why I would not stress you all much on the first subject. Shri Birla ji has in great detail reflected on digital aspects and technological empowerment of representatives to help the people at large. He doesn't look legislature through political prism. In that sense, we are lucky to have a speaker who has a statesman-like approach. Dr. C.P. Joshi is another gem in the jewel. He has enormous capability
to distance the two things, politics and the job of a speaker. When he wears one hat of a speaker, he doesn't look through political prism. And therefore, he has become somewhat a role model by holding several functions in the state legislature, which were normally beyond contemplation, given the highly divisive politics we have in the country. But his love for his area is reflected every time. Udaipur and Nathdwara are never out of his mind. Sri Satish Mahana, I have had the occasion to be member Lok Sabha in 1989. But the number of months I spent in Lok Sabha, Mr. Mahana has spent twice that number in terms of years in the legislature. More than 3 decades, a legislator in continuity. But what stands out about him is, and what will be a matter of pride for every speaker here, every deputy speaker, every chairman of a council, and both for Mr. Bidla and myself, he has shown his toughness that bureaucracy cannot take legislatures lightly. A matter that was pending for nearly 2 decades, little less than 2 decades, he decided. He decided very firmly, and he decided with a soft heart. I would appeal to everyone to read his judgment. When, for breach of privilege, he convicted some officials. By convicting them, he reinforced the supremacy of legislature. He did not show weakness. It is our bounden duty to enforce respect for legislature, which means respect for the people at large. He punished them symbolically, but effectively. That judgment, I am sure, everyone here would like to go through. CPA chairperson, Jan Granger, I have not known him personally for long. I have had interaction with him only recently. But my connect with CPA goes back to more than 3 decades. When I was a minister in Delhi, a junior minister, and of course, younger person at that point of time. So I was a facilitator for organizing CPA in Delhi. I know the importance of CPA, and therefore his presence here would mean a lot to us. I would take the occasion here to indicate to him that CPA is a very functional body. Representation is one part of it. But in the CPA secretariat, there is need to have greater participation of human resource from 1/6 of humanity. That will help the CPA secretariat, that will generate good vibes, and I am sure a man at his senior level would look into it. Mr. Sanyam Loda, he is secretary CPA, energetic person, I know him for long. We will not take the risk of saying more about him, but the best for him is yet to come. We have friends, 3 members of parliament. I must acknowledge their presence here. Sri Rajiv Shukla is a very senior member of Rajya Sabha, very senior. I am grateful to him in particular because I requested him that given his seniority and given the presence of CPA chairperson, his participation would add value to the proceedings. We have Sulata Dev, a lady member of Rajya Sabha, who glorified the institution by being an extremely effective woman chairperson. I am sure she would gain a lot here. We have Sri Uday Pratap ji from Lok Sabha, a man from Madhya Pradesh,
Friends, legislatures cannot function unless we have a spinally strong secretariat. And Lok Sabha in particular is fortunate to have a very experienced man, Shri Utpal Kumar Singh, a senior IAS officer, is an extremely committed man devoted to his job. We have Mr. Rajit Punhami, his secretary Rajya Sabha, a senior IAS officer, equally committed to his job. I greet the honorable speakers, deputy speakers, members of the secretariat, honorable ministers of the state government, and distinguished guests on this significant occasion. Friends, it gives me immense pleasure to address this distinguished gathering at the conclusion of 2 days and very fruitful deliberations, as I could make out. This 9th Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference. And this is being held in the city of Lakes. I'm sure you all would have had very soothing, comfortable time here. We all are aware CPA India region is dedicated to safeguarding the bedrock principles of democracy and advancing the values that its parent association tirelessly strives to uphold. The world knows us, and very well. We are mother of democracy. We are the largest democracy. We are home to 1/6 of humanity. And our democracy is unique in the world because Bharat has constitutionally structured democracy at the village level, at the panchayat level, at the Jila Parishad level, at the state level, and at the central level. This platform offers us unique and unparalleled opportunity to engage in in-depth deliberations concerning the critical challenges that currently beset legislatures and the nation. Friends, one of the two themes of the conference has great topical relevance. It's of contemporaneous bearing. It is staring us in our face. It is writing on the wall. That has to be addressed. It can no longer be delayed, and that is a role of public representatives in strengthening the nation through democratic institutions. I congratulate the CPA Secretariat for having chosen this subject for deliberation by those who are supreme stakeholders in performance of legislatures and their output. I'm sure deliberations would have been rewarding experience, both on the technological aspect as also the second part. For all the participants, friends, every legislator as a representative of the people bears constitutional and moral responsibility to vigorously endeavor to find tangible and meaningful resolution to address challenges faced by the people. This is the expectation. When people elect legislators, their representatives, to represent them in the theater of legislature, they have a lot of expectations. Time has come when we need to engage into reality check. Are we really coming up to their expectations? Public representatives are supposed to be role models for the people. They are expected to exemplify conduct which is worth emulation by others. When we look within, when we ponder and reflect, we find a worrisome scenario. We have to take note of the ground reality. Friends, I am saying with pain and a deep sense of responsibility. Be in no doubt. There should be no doubt at all
the institution of public representatives is under severe strain. Their reputation, their conduct, their contribution is under severe strain. The temples of democracy meant for dialogue, deliberation, debate, and discussion are these days, because of the legislators represented to the people, hotbeds of disturbance and disruption. As a consequence of such unwholesome scenario, Parliament and legislatures are fast surging into irrelevance. Think within. When legislature meets, Parliament meets, who is bothered? What is the space occupied? What is the perception generated? Only disruption and disturbance or boycott or unruly conduct gets reported. This gruesome situation ill augurs for democratic values. It is paramount role of public representatives to ensure executive accountability and fiscal discipline in governance. Public representatives represent the public in the most important theater. They have the power to generate accountability of the executive, of the government. They have to get into the job of securing fiscal prudence. Are we doing that? Surely we can. Surely we must. Surely that is the obligation of our oath. But that unfortunately is not happening. Friends, remember, executive in the country is having lofty accomplishments. Highway infrastructure, rail, road, connectivity, great projects, digital penetration in the villages. Great job. Judiciary is equally performing. But how about legislature? The third most important and the most important wing of governance, we have to see. We are far from giving delivery to the people or performing the way we should have. Political intoxication of the people by distribution of largesse requires serious deliberation. What we see all around, look at the advertisements, look at the performance of state governments, look at how public exchequer is being channelized. Who has to check it? It doesn't require one to be a great economist. That your finances must measurably go for capital expenditure. You have to empower human resource. You have to reach their mind and heart for capacity building. As against this, you are reaching their pocket. That is something which legislatures have to think about it. This political intoxication of reaching out to the pocket of the people by greasing their palms or their pockets may be a short-term success story, but for the nation a long-term damage. And we have in the world countries that have been bled because of such kind of situations. Luckily, our governance is very effective and economic macro parameters are under control. But who has to think about it? People have entrusted this thinking job to representatives. If they don't do it, things will be in difficult shape. We must acknowledge, and I say it with great pain, a dysfunctional legislature has the potential to undermine democratic values and would impede blossoming of democracy.
If legislature doesn't work, who gets advantage? The government. Who gets reprieve? The bureaucrat. If legislature doesn't function, which means the representatives don't get the opportunity to mold policy, to raise issues, this is absolutely something which must engage our thought process. In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. Of all the organizations, executive, judiciary, and legislature, legislature is supreme. We have made legislature vulnerable. We have made it vulnerable because we have refused to vindicate our oath. We have not focused on our duties. We have taken our job very lightly. The people present in this room have the capacity to motivate, generate a feeling, an ecosystem whereby all legislators understand the damage they are doing by engaging into conduct which is not expected of them. For success of democracy, I have no doubt, legislature, executive, judiciary must act in harmony, must act in tandem and togetherness. But parliament alone, legislature alone, is the repository of the will of the people through its representatives. But we are damaging our spine. We are turning out to be spinally so weak that we cannot even make a point, and incursions are taking place. That is not healthy for governance. I appeal to every legislator to think within, reason out with his or her party. You cannot act in a manner by damaging your spine. You will be bedridden. Effective and protective legislature functioning is the safest guarantee to blossoming of democratic values. Imagine if legislatures function without disruption, without disturbance, debates take place. Surely we will have better laws. The Honorable Speaker was right on the dot. We make law and people don't know about it for years. Because laws are passed without participation. I had the great pain and anguish in telling people, when you walk out of a parliamentary theatre, Rajya Sabha or Lok Sabha or Assembly, you are not walking out from theatre. You are walking out from your duty. You are walking out from your obligations. You are betraying the trust of the people. Your role as trustee of the people is coming to an end. And you have no reason to know why you are walking out. Recurrent disruptions that result in squandering of valuable parliamentary hours must prompt us to introspect, at least now, as a collective body. The parliament missed the mark in living up to its profound constitutional responsibilities. Disorder in the temples of democracy these days has become the new norm. It's being taken for granted that the entire session will be washed. Take, for instance, Manipur. In Lok Sabha, where Honorable Speaker presides, the Honorable Home Minister extensively gave everything to the people at large about Manipur. The Honorable Prime Minister gave everything extensively at a micro level. But in Rajya Sabha, he was the first one on 20th of July to agree for a discussion. This didn't fructify till the end. Time for everyone to think why the House of Elders, the upper house, the house that is in continuation unlike Lok Sabha, could not debate, discuss. Why? An answer will baffle all of us.
At this occasion, friends, I recollect what Dr. B.R. Ambedkar said. I quote, "Unless we in Parliament realize our responsibilities, architect of the Constitution." For good 3 years, he worked in the Constituent Assembly. And he says, "Unless we in Parliament realize our responsibilities and shoulder the task of looking after the welfare of and good of the people, I have not the slightest doubt in my mind that this Parliament will be treated by people outside with utter contempt." Unquote. This is Dr. B.R. Ambedkar said. We have proved him to be prophetic. People have no respect for us. People have respect for executive. It is performing. It is delivering. It is giving you gas connections. It is giving you highways. It is giving you airports. It's giving you toilets. It's giving you null, jal in every null. They are doing work. What are we doing? Let us engage into self-audit so that we know where we are. Friends, we are now faced with grim reality. Let us all pledge to be alive to these prophetic concerns by architect of the Constitution and cautions of the founding fathers of our republic and retrieve the cliff-hanging situation. We are clinging. We are about to lose grip. If parliamentarians, representatives of the people, don't occupy public space in parliament, other people will occupy outside. A representative is under constitutional oath, others are not. That surely can't be a situation we are imagining. Honorable members, a poignant question that heavily weighs on my mind is this: when members fritter away the invaluable opportunity to engage in robust debate and hold the government accountable, where does the blame truly lie? Who do I blame? As Chairman Rajya Sabha or Mr. Bidla as Speaker of Lok Sabha? Is it on individual members, their political parties, or the broader political coalitions to which they pledge their allegiance? Now, when I talk to individual members, they are best of human resource. They won't debate. I don't know what happens when they come into the house. Everything evaporates, which means they are unable to convince their political masters and bosses that do not come in the way of discharge of our constitutional duties. Politics is important. You play the politics the way you want. But you cannot play politics all the time. You cannot have political speaks every time. Issues concerning the nation are concern of everyone, the ruling and the opposition. Now, we as presiding officers, what do? We face a grim situation. I faced as Chairman Rajya Sabha. For every indecorous act, for every behavior which people will not approve, every behavior which goes against the rule, they have a past precedent. That it was done in 2011, it was done in 1997. We must decide today. What is wrong is wrong. What is indecorous is indecorous. We shall not sanctify a wrong because such a wrong had taken place earlier in that regime. The world is changing. India is rising. Our rise is unstoppable. We are the 5th largest economy on the globe. We have beaten our erstwhile colonial rulers for centuries. They ruled us for centuries.
will be the third largest economy by turn of the decade. Global bodies are hinting India is a favorite destination of investment and opportunity. In this scenario, how can we be in our own chains? Friends, I firmly believe the government and the opposition play indispensable roles within the framework of parliamentary democracy. The synergy between the government and the opposition is pivotal. Why it is missing? Are we here in legislature to score brownie points? No. Our motto has to be to serve the people at large. We are far distanced from that wholesome activity. A parliament where government and opposition work in tandem is always in the interest of the nation. Every legislator takes his place in that chamber. He becomes part of history. He becomes a glorified citizen. I fail to understand after getting such embellishment, such a great honor, where you become part of history. The only achievement is non-performance, poor performance, indecorous behavior. This is more menacing than COVID. Time we find a solution to this. Those who used to advise India a few decades ago are seeking our advice. Because we as a nation of reason, Indian genius is impacting global corporates. They are contributing to global economy. And we as legislators have to introspect, reflect, and make amends. We have in India a promising trajectory of growth. It is incremental. All elements, the world is envying us. World is stunned. All major economies are suffering, our country is not suffering. I can tell you by way of illustration, 46% of digital transactions in the world in 2022 were from India. Our digital transactions were 4 times that of USA, UK, France, and Germany taken together. Our per capita data consumption of internet was more than that of USA and China taken together. Our people are performing. We see the change. What I could not visualize or dream as a member of parliament in 1989 is a ground reality. I could never imagine that Swachh Bharat Abhiyan, toilet in every home, water in every tap in every home, electricity in every household, connectivity in every village will take place. It has taken place in my lifetime. We would have done much better if legislators, public representatives were accountable to their oath, accountable to the people. They acted as a trustee of the people rather than being in bondage. And that bondage, friends, is not democratic. It takes a sense out of democratic values. What is the prime role of the opposition? The opposition functions through public representatives, where not on the street, which sometimes they do. They have to do it on the floor of the House, Parliament or legislature. They have to generate accountability, transparency. That can't be done if you walk out of the House. I would appeal to everyone, those particularly present here, to think and make the institution efficacious, effective, penetrating,
and result oriented. Critiquing the government is job of the opposition. And that can take place only on the floor of the, that opportunity is being missed. There are several issues which we need to debate in the House. Ours is a country that has robust judicial system. Access to judicial system is of the highest quality. Recent events have shown it. But whenever someone is visited with a notice, they take to streets. I, from this platform, appeal to our younger people. Time has come for them. They are the greatest stakeholders of governance in this country. Their future is at stake. They are the foot soldiers of Bharat at 2047. They must exercise their judgment, discretion, and option to ensure their representatives fall in line. They will have to take this call. I have no doubt the kind of ecosystem that is emerging in the country. Bharat at 247, when it celebrates centenary of its independence, will be at peak. यदि अगर इतने बड़े हवन में, इतने बड़े यज्ञ के अंदर हर कोई अपनी आहुति दे रहा है, पर वो आहुति नहीं दे रहे हैं जिनका परम कर्तव्य है, जिनके लिए आवश्यक है, वो जनता के प्रति अपनी वफादारी दिखाएं. A single member parliament or legislator, by proper functioning in legislature and parliament, can put the government on the mat. वो जमाने चले गए. जब मैं पार्लियामेंट हिस्ट्री को देखता हूं, भूतकाल में जाता हूं, शासक दल के पास बहुत संख्या होती थी, पर प्रतिपक्ष इतना मजबूत होता था. एक एक व्यक्ति प्रश्न पूछता था, तैयारी करता था, अपनी बात कहता था, बात का असर होता था, जनता के अंदर एक भावना जागृत होती थी और एक समुद्र बन जाता था. वो सब पता नहीं बातें कहां गई. आज के दिन आपसी बर्ताव आक्रोशपूर्ण हो गया है. जब देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, we don't have to agree to everything under the sun. We can agree to disagree. But then we have gone much beyond that. Friends, our constitution provides freedom of speech. But legislators have a unique freedom. Anything which they say on the floor of the parliament or legislature, 140 करोड़ जनता भी मुकदमा नहीं कर सकती. न दीवानी मुकदमा कर सकती है, न फौजदारी मुकदमा कर सकती है. इतना बड़ा अधिकार मिलता है लेजिस्लेटर को कि विधानसभा या सदन के अंदर कुछ भी कहे, मुकदमा नहीं होगा. पर यह बेलगाम बात नहीं है, यह गंभीर विषय है. आप इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते. इसका दुरुपयोग यदि होता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उन लोगों पर है जो यहां बैठे हैं. वी कांट बी मर्सीफुल देन. वी आर प्रोटेक्टर्स. 140 करोड़ लोगों की हिफाजत हम करेंगे. हम ये इजाजत नहीं दे सकते कि अनर्गल बात, गलत बात, तथ्यहीन बात, तथ्यों से परे बात आप तुरंत कह दो और अकाउंटेबिलिटी नहीं लो. ये चिंतन का विषय है, इस पर मंथन करना चाहिए. जरूर अच्छा निष्कर्ष निकलेगा. Friends, the discussions over these 2 days, I am sure must have been very enlightening, and you will take home much homework also. One, महामहिम राज्यपाल राजस्थान इस क्षेत्र के बहुत बड़े अनुभवी हैं, विषम पितामह हैं. इनके मुकाबले के बहुत कम देश में हैं. इन्होंने भावुक तरीके से अपनी बातें कही हैं.
मैं कुछ बातें खुलकर कह रहा हूं, आपने वो बातें दबी जबान में कही है, पर कोई शंका नहीं रखी है। समय बीतता जा रहा है देश के लिए नहीं, समय बीतता जा रहा है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए, कि वो कितना खरा उतरता है, वो कितना योगदान कर पाता है, या वो पार्लियामेंट और संसदीय व्यवस्था के ऊपर इतना कुठाराघात करता है कि जनता का उसमें विश्वास नहीं है और मुद्दे संसद में नहीं, संसदीय व्यवस्था में नहीं, इसके बाहर तय होंगे। ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता और सामान्य आदमी को भी नहीं आता, इसमें कोई बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं विद्वान बिल्कुल नहीं हूं। हम बातचीत से दूर कैसे हट सकते हैं? हम डायलॉग, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, डिबेट से नफरत कैसे कर सकते हैं? दूसरे की बात सुनने का मतलब यह थोड़ी है कि उसकी बात मान ली गई है, पर ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया है कि बात ही नहीं सुनेंगे। ये मैं हालात जब भी सदन चलता है रोज देखता हूं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लोग मुझे कहते हैं, वी नेवर थॉट इंडिया विल हैव अ मैकेनिज्म विच विल बी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। मैं आप सबको पूछता हूं, पावर कॉरिडोर्स के अंदर पावर ब्रोकर्स थे, कहां गए? Our power corridors have been fully sanitized of these menacing power brokers. No one can leverage decision these days. ऐसी परिस्थिति में हम क्यों और आगे बढ़ने का काम नहीं करें? यदि अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ठान ले तो इसमें कोई शंका नहीं है मुझे, आई हैव नो डाउट, भारत की छलांग और भी ज्यादा तीव्र हो जाएगी। छोटे मोटे राजनीतिक फायदे के लिए तथ्यों से अलग भटकर देश की संस्थाओं को कलंकित करने की प्रवृत्ति है। मैं अंकुश की बात नहीं कर रहा, उस पर सोचना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, दुनिया के किसी भी देश के विद्यार्थी विदेश में हैं, उनके प्रोफेसर विदेश में हैं, सिवाय भारत के और कोई देश के नागरिक अपने देश की, मैं बहुत गलत शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसी तैसी नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रेंड्स, आई हैव टेकन इनफ टाइम। इन कंक्लूजन, I would like to express my heartfelt gratitude to the participants, speakers, and organizers who contributed to the richness of discussions and insights in this conference. The collective dedication to strengthening democratic principles and governance is a testament to the unwavering commitment to the well-being and progress of our nation. Let us collectively endeavor to create a brighter and more prosperous future for all. I will leave you with Dr. B.R. Ambedkar's observations, and I quote. I will say nothing after this. Dr. B.R. Ambedkar said, I quote, "The Constitution can only provide the organ of the state, such as the legislature, the executive, and the judiciary. The factors on which the working of those organs of the state depend are the people and the political parties." I leave you with this thought. I am grateful to Dr. C.P. Joshi for affording me this valuable opportunity to be in City of Lakes, a great place, and to share my thoughts with those, each of whom is nerve center, epicenter of big change. Thank you so much. बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। मधुर मीठी स्मृतियां हमारे जीवन की बहुमूल्य पूंजी होती हैं। इस सम्मेलन व समारोह की मीठी स्मृतियों के प्रतीक के तौर पर हम हमारे माननीय अतिथिगण को स्मृति चिन्ह भेंट कर इन स्मृतियों को अमिट रखना चाहते हैं।
माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा से विनम्र आग्रह, कृपया आप माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आपसे पुनः आग्रह, कृपया माननीय राज्यपाल महोदय को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आपसे पुनः आग्रह, कृपया माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिड़ला जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब श्री संयम लोढ़ा जी से विनम्र आग्रह है, कृपया माननीय चेयरपर्सन हेडक्वार्टर श्री इयान लिडेल ग्रेंगर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आपसे पुनः आग्रह, कृपया आप माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री सतीश महाना जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा के माननीय महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी व सीपीए हेडक्वार्टर के माननीय महासचिव श्री स्टीफन ट्विक भी इस सम्मेलन में निरंतर शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी से विनम्र आग्रह, कृपया आप श्री उत्पल कुमार सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आपसे पुनः आग्रह, आप श्री स्टीफन ट्विक जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आई रिक्वेस्ट मिस्टर ट्विक टू काइंडली कम अप ऑन द डायस। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा से धन्यवाद उद्बोधन के लिए आग्रह है। भारत के राष्ट्रपति परम सम्मानीय धनखड़ साहब, लोकसभा के स्पीकर सम्मानीय ओम बिरला साहब, सीपीए के चेयरपर्सन सम्मानीय महामहिम गवर्नर साहब, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जी, राजस्थान सीपीए के सेक्रेटरी भाई संयम लोढ़ा जी, अलग अलग विधानसभाओं से पधारे हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, पीठासीन अधिकारी, उपस्थित भाइयों और बहनों, 9th CPA इंडिया रीजन की इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन में आप सब उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए राजस्थान CPA के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत तरह से आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ कमी रही हो और खामी रही हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी को, माननीय अध्यक्ष जी को, महामहिम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस आपके बिना, आपके अनुभवों के बिना अधूरी रहती। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय ओम बिरला जी, माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने जो अपने अनुभव बताए, उससे ही तरह हटकर महामहिम मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके अनुभवों के आधार पर आपने जो कुछ परिस्थितियों का वर्णन किया है, पर इस अमृत काल में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का जो अगाध विश्वास है, उसमें डिसअपॉइंटमेंट होने की जरूरत नहीं है। स्थितियां, परिस्थितियां कैसी भी हो, इस देश में डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है। जब डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है तो कुछ एबरेशन भी होते हैं। शायद जो अनुभव जो आपने बताया
वो एबरेशन हो, लेकिन हम आशावादी हैं। हमने 75 साल में जो कुछ भी प्राप्त किया है वो इस बात को इंगित करता है कि आने वाला हमारा भविष्य और अच्छा है। पर आज जिस टॉपिक पर हमने डिस्कस किया है उसने एक दो चीज़ नई कही है जो शायद आपकी शंकाओं को दूर कर सकेगी। नंबर एक, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद ये जो कोरोना हुआ उसके बाद एक नई डेमोक्रेसी के बारे में हमें कल्पना करनी चाहिए। ये कल्पना न केवल संसद के भवन के रूप में, विधानमंडल के भवन के रूप में, लेकिन ये डिजिटल एक नई क्रांति करेगा जो क्रांति होगी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की। और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में जब हर व्यक्ति इस आईटी के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति सजग होगा तो जनप्रतिनिधि को भी ज़्यादा सजग होना पड़ेगा। तो जब जनप्रतिनिधि को सजग होना पड़ेगा तो उसकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से होगी। तो जो कुछ भी आपने अप्रीहेंशन किया, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी और देश इस संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत ही और आगे बढ़कर उन सशक्त चुनौतियों का मुकाबला करेगा और दुनिया में आगे बढ़ने का काम करेगा। मैं एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूँ, हम पीठासीन अधिकारी, आप पीठासीन अधिकारी, बिरला जी पीठासीन अधिकारी, पर आप और हम सब की जो नियति है वो नियति होती है पॉलिटिकल पार्टी के पास। इससे जो शंकाएं आपने अभिव्यक्त की है उस शंका का समाधान राजनीतिक पार्टियों के पास। राजनीतिक पार्टियां यदि ठीक ढंग से निर्णय करें और राजनीतिक पार्टियां जो चिंताएं आपने व्यक्त की उसके बारे में चिंतन करें और राजनीतिक पार्टियां अपने ढंग से बिहेवियर को ठीक करें तो राजनीतिक पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता विधानमंडल और संसद में जो आपने जो बातें कही है वो रिपीट नहीं होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इससे मैं आशा करता हूँ कि जो आपने कुछ इस देश की जनता को अपने अनुभवों के बारे के माध्यम से, महामहिम ने अपने अनुभव के माध्यम से बताया है, वो आने वाले समय में इस देश की राजनीतिक पार्टियां इस संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी और राजनीतिक पार्टियां अपनी भूमिका का निर्वहन इस ढंग से करेगी कि उनके जनप्रतिनिधि विधानमंडल में डिबेट करें, डिस्कशन करें और निर्णय ले जिससे नीतियां बनाकर देश निर्माण कर सके। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आपने बहुत ज़्यादा एवं चिंता व्यक्त की कि ब्यूरोक्रेसी ने ये काम किया। मैं इसमें एक ही अमेंडमेंट करना चाहता हूं कि विधायकों की संख्या कम होती है हाउस में, पर नीति बनाने का काम कार्यपालिका करती है और कार्यपालिका चुने हुए प्रतिनिधि की होती है। जितनी भी पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी पॉलिटिशियन ने बनाई है, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी ने क्या होगा। इसलिए देश में जो कुछ भी हमने प्राप्त किया उसका श्रेय भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को ही देना चाहिए जिन्होंने कार्यपालिका के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि जो माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा है, आप और हम सब जो विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके अनुभवों के आधार पर जो कुछ में हमने देखा हम सब मिलजुल कर विधानमंडल को इतना इफेक्टिव बनाएं जिससे आने वाले समय में जनता ये कह सके कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुना है उनका बिहेवियर इस तरह का है कि विधायक का जनता के प्रति अकाउंटेबल है, कार्यपालिका का अकाउंट लेकर अकाउंटेबल करके इस देश के निर्माण करने में अपनी भागीदारी निभाएगी। और आने वाला जमाना जब दुनिया एक तरफ बढ़ रही है तब डिजिटल माध्यम से जो हमने चर्चा की है वो दुनिया में लोकतांत्रिक प्रणाली की क्रिया प्रणाली को बदलने में ये जो हमने चर्चा की वो आने वाले समय में दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दुनिया को ये बता पाएंगे कि हमारे देश में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी से लोगों को एम्पावरमेंट करके डिजिटल माध्यम से जनप्रतिनिधि को इतना अकाउंटेबल करेंगे कि जनता के निर्णय को करने के लिए जनप्रतिनिधि हाउस में डिबेट करे, डिस्कशन करे और क्वालिटी ऑफ डिबेट करके देश की नीति का निर्माण करें। ऐसी आपकी जो अपेक्षाएं उनको हम पूरा करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय ओम बिरला जी का, राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और आप सबका बहुत बहुत व्यक्त करता हूँ क्योंकि विधानसभा का हमारा सत्र भी समाप्त हो रहा है मान्यवर। तो एक अध्यक्ष के रूप में मेरा भी ये आखिरी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप यहाँ उपस्थित हुए और इस उपस्थिति होने में तीन जो बड़े अनुभवी आदमी हैं जो तीन अपने अनुभवों के आधार पर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। महामहिम राजस्थान राज्यपाल माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा के सभापति हैं और महामहिम की जगह पर आने वाले माननीय ओम बिरला जी, आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आपके अनुभवों के आधार पर आपने हम सबका जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए मैं सीपीए राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी माननीय सदस्य यहाँ पर आए उनसे कुछ आपके आतिथ्य में कमी रही हो
तो मैं आप पे क्षमा चाहता हूं। और अभी इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा में आप सब जिनको भी भगवान में विश्वास है वो श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए आमंत्रित है। और उसके बाद शाम को वहाँ पर जो भोजन है उसमें सम्मिलित होकर आप मेरा उत्साहवर्धन करें कि मैंने अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, पर जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि हूँ उस क्षेत्र की जनता को भी लगे कि मेरे आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए इतने अलग अलग प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी यहाँ पर आए, ये मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत बहुत आपका आभार रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा और विधानसभा के सेक्रेटरीट के जितने भी हमारे साथी आए हैं उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सम्मेलन को सफल बनाने में जो अपनी भूमिका निभाई है उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत आभार, प्रेस के मित्रों का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब आप सभी से राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होने हेतु सादर आग्रह है। राष्ट्रगान। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी की मंगल कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ यह समापन समारोह यहीं संपन्न होता है। जय हिंद।